ये बाजार के एक्शन पैक हफ्ते के लिए जहां शुरुआत बाजारों से संकेत मजबूत और पिछले हफ्तों के रिकॉर्ड्स को और आगे बढ़ाने की तैयारी बाजारों की। आइए देखते हैं कि क्या 18,000 के पार निकलेगा, निफ्टी टिकेगा, छुएगा या वापस आ जाएगा। ढेर सारे सवाल हैं, जवाब है तैयार। शेयर बाजार में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। महीने का आखिरी हफ्ता, मंथली एक्सपायरी भी है सर, 18,000 पर निफ्टी की भी नजर है। पर आज एक खास दिन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और वही हो रहा है। कुछ ऐसी जगह बाजार घूम कर आने की कोशिश कर रहे हैं जो आप ड्रीम में सोचते हैं कि 60,000 पर सेंसेक्स होगा, 18,000 पर निफ्टी होगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स भी पूरी तरह से टूरिस्ट बनकर अच्छे डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या हुआ? 18,000 अगर आपको कंपेयर करना हो तो कौन सी डेस्टिनेशन हुआ? 18,000 का डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड होना चाहिए। स्वीट 18 टाइप, मतलब वो स्वीट 16 होता है, लेकिन 18 अलग ही एडल्ट वाली जो एज है। Correct. तो उस उम्र में आप वो ख्वाब और वो सब देखते हैं जो आप स्विट्जरलैंड में पूरा करना चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक डेस्टिनेशन, बट वही है कि एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाने के बाद आप रुकते थकते नहीं हैं। बिल्कुल, नई की तैयारी होती है। तो आई एम श्योर 60,000 का सेंसेक्स और 18,000 का निफ्टी कुछ और नई तैयारी करते हुए दिखेंगे। लेकिन इस बीच वो सारे लोग, और आमतौर पर आप किसी को भी पूछें कि आपकी हॉबी क्या है, तो एक तो सबके निकल कर आती घूमना फिरना। हर आदमी दुनिया देखना चाहता है, घूमना चाहता है। और पिछले 1.5 साल में काफ़ी मुश्किल भरे रहे हैं, लोग निकल नहीं पाए। रिवेंज टूरिज्म हम लगातार बात करें, हमारी तो थीम रही है। बिल्कुल, तो उम्मीद करें कि इस विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन, कि अब वो सब कभी ना देखना पड़े जो हम देख चुके हैं, वैसे घर में पैक ना होना पड़े जो हो चुके हैं। घूमने फिरने की आज़ादी, अपनी मनपसंद जगहों पर जाने की जो इच्छा है लोगों की, वो इस साल पूरी होती हुई दिखे। बिल्कुल सर, तो आशा करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर पाएं आने वाले समय में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे की आप सभी को बधाई। आइए सर, फिर काफ़ी लंबे समय से छुट्टी ड्यू है घूमने। हाँ सर, है ना? इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इस बार नहीं हुआ, लेकिन उसमें पहले कौन सा हो रहा था? जब मतलब कोविड के पहले भी वो कई बार कहता है कि मतलब अगर आप कहीं ना जा पाएँ तो कम से कम इस तरह से बात करेंगे जैसे आप काफ़ी घूमते फिरते। पिछले साल में बड़ा बिजी था, मैं यूएस जा नहीं पाया। इस साल भी मेरा मुश्किल ही लग रहा है कि लंदन जा पाऊंगा, और अगले साल मुझे लग नहीं रहा कि मैं यूरोप का टूर कर पाऊंगा। तो ऐसा लगा आदमी मतलब हर वक्त फॉरेन घूम रहा है, जा कहीं नहीं रहा, वहीं का वहीं। लेकिन पैकेजिंग कैसे करते हैं? पैकेजिंग आप ऐसे करें कि लगे कि घूमते फिरते हैं। तो प्लीज़ घूमे फिरें, एक्चुअली सावधानी के साथ, अपने प्रिकॉशंस के साथ। बिल्कुल सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा हफ्ता होने वाला है बाजार की ट्रेडिंग के लिए, मंथली एक्सपायरी भी है सर। पर आज के लिए ट्रिगर्स आपको क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है और पहले उसी की चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल संकेतों में बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिकी बाजार रुकने थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और फेड की मीटिंग के बाद उन्होंने डायरेक्शन एकदम साफ दे दिया कि हमें और ऊपर जाना है। और ये ऊपर जाने की प्रोसेस सिर्फ डाउ में नहीं दिख रही, बल्कि आप देखें ब्रॉडर मार्केट, नैस्डैक, S&P, वो ट्रेंड फिर से आ रहा है जहाँ तीनों इंडेक्स एक साथ बढ़ते थे। बिल्कुल, नहीं तो अदरवाइज ये हो रहा था बीच में कि डाउ अपनी चाल चल रहा है, S&P अपने हिसाब से, नैस्डैक उल्टा ही चलना है, और रसेल 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें मजबूती नहीं थी। लेकिन पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो 3 हफ्तों की लगातार कमजोरी के बाद अमेरिकी बाजारों में एक संकेत साफ आता दिखा कि मजबूती का संकेत आ रहा है। मजबूती का संकेत ब्रॉडर मार्केट में आ रहा है। पुरानी खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। ये कॉन्फिडेंस शायद इस वजह से आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको जल्दी से टैपरिंग शुरू होती हुई नहीं दिखेगी, स्टिमुलस पैकेज जल्दी से खत्म होता हुआ नहीं दिखेगा, और ब्याज दरें अगर बढ़नी भी है तो बहुत ज़्यादा डर या दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिक्विडिटी अपना रोल निभा रही है, और उस हिसाब से अमेरिकी बाजार बंद है। लेकिन क्या इस हिसाब से सब कुछ खुशी की बात है? शायद नहीं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको हल्की सी सावधानी रखनी है। 3 साल की ऊंचाइयों पर कच्चा तेल आया है। बिल्कुल, और 3 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल आने का मतलब ये है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। कमोडिटीज़ के, मेटल्स के दाम स्पेशली वैसे ही ऊपर है, केमिकल्स के दाम सारे ऊपर हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम सारे ऊपर हैं। सो महंगाई, इन्फ्लेशन, जो कि अमेरिका वाले चाहते हैं, लेकिन अमेरिका वाले ये इन्फ्लेशन कोई भी नहीं चाहता कि कमोडिटीज़ के दाम बढ़े और इन्फ्लेशन हो। आप चाहते हैं कि उनके दाम ना बढ़े, लेकिन इन्फ्लेशन आए तो इस वजह से आए कि लोग डिमांड बढ़ रही, खरीदारी ज़्यादा करें। अगर मैं मैं 10 पेपर खरीदता हूं तो मैं 10 के बजाय 15 खरीद रहा हूं, 12 खरीद रहा हूं। अगर वो डिमांड बढ़कर इन्फ्लेशन आता है तो वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सिर्फ खरीद रहा हूँ 10, दाम बढ़ गए, अब पता चला मैं 8 ही खरीद रहा हूँ। राइट, तो वो इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। करेक्ट, अभी जो हो रहा है उसमें वो वाला इन्फ्लेशन आने के चांस बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल आपका $80 के पास आ रहा है। कमोडिटीज़, कितनी सारी कमोडिटीज़ लाइफ हाई में, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा, क्या क्या कमोडिटीज़ जो एक महीने में 15, 20, 25, 30, 35, 40% बढ़ रही है। अनाप शनाप ये
डिमांड एकदम से नहीं है कि अचानक से सबको सोडा ऐश चाहिए, है ना, लेकिन हो ये रहा है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, करेक्ट, या फिर किसी न किसी वजह से कोई चाइना की बात करता है कि उनकी तरफ से आर्टिफिशियली दाम बढ़ाए जा रहे हैं, होर्डिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ना ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें पता चला है, ये पहले से आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आज हम विश्लेषण करें तो आज ही गिर जाना चाहिए बाजार। पॉइंट सिंपल इतना है कि अगर लंबे समय तक ये दाम कमोडिटीज़ के बढ़े हुए रहते हैं तो फिर कच्चा तेल का बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स कभी किसी दिन अचानक से करेक्शन का मूड आया तो हाँ हमें करेक्ट होना है, कमोडिटीज बहुत ऊपर हो गई, महंगाई बढ़ सकती है, ये एक ट्रिगर आगे करेक्शन का बन सकता है। वो आज बनता है, अगले हफ्ते बनता है, 2 दिन बाद बनता है, ये हमें पता नहीं, लेकिन ये एक थोड़ी चिंता की बात है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। बिल्कुल सर, तो नजर रखिएगा कच्चे तेल पर। वैसे हम देखते हैं भारतीय बाजार के लिहाज से उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप बात करें तो कच्चा तेल डेफिनेटली ये बिल्कुल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है दीप को, हमारी आदत ही पड़ जाए। अब पहले 100 रुपए के ऊपर का पेट्रोल में ऐसा लगता है हो गए यूज टू, धीरे धीरे सब ठीक है। मुझे याद है 10 बजे मार्केट खुलते थे, जब 9:15 बजे की बात हुई, 9 बजे की बात, तो ऐसा हाई तो और ये क्या ऐसा कुछ हमारे बाजार के बड़े जाने माने एक्सपर्ट उन्होंने बोला मैं तो बाजार ही छोड़ दूंगा। कुछ नहीं होता है, हम सब इतना एडजस्ट करने की आदत हो चुके हैं, मतलब हाँ ठीक है 1-2 दिन रोएंगे चले। मार्जिन्स 1 सितंबर से जो बढ़ गए हैं, कितना हाई तो हुआ, अब कुछ नहीं, ठीक है चल रहा है। सेम वैसा ही सिचुएशन है, थोड़े दिनों में इसका भी आदत हो जाएगी। पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो रोना तो आता है सर। हाँ तकलीफ तो होती है, प्राइस देख के रोना तो आता है सर। उसका एक सॉल्यूशन है जी, कार्ड से पेमेंट करो, कैश से पेमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है। बोले पहले 4,000 रुपये में टैंक फुल हो जाता, अब 5,500 रुपये लेते हैं, मतलब 3500-3700 रुपये में होता था, करेक्ट याद है मुझे सर। अब 5,500 के ऊपर बिल आता है। अच्छा बाय द वे ग्लोबल संकेतों में एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि दीप, जब हम शुक्रवार को बंद हुए तो 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से, उसके मुकाबले में डाउ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत काफी, और आज सुबह भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट तो वहीं से बल्कि 150 पॉइंट्स ऊपर है सर इस समय, तो डेज हाई के करीब है। अच्छा सर, ग्लोबल संकेतों पर तो नजर है, कच्चे तेल पर भी नजर है, बट भारतीय बाजारों की बात करें, एक्सपायरी का महीना है, 60,000 टच हो गया, 18,000 बहुत करीब है निफ्टी के लिए, कैसे अप्रोच करें इस हफ्ते को? दीप वैसे कोई ऐसा खराब संकेत कहीं मुझे दिख नहीं रहा। वर्स्ट केस सिनेरियो में 17,500 17,550 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दिख रही जी। आप है 17,950 पर, 400-450 पॉइंट ऊपर, 400-450 पॉइंट ऊपर का मतलब 2.5 से 3% जी, है ना, 3%, 500 पॉइंट पे 3% हो जाते हैं आप जी, ठीक है। अब 3%, 2 से 3% का रनिंग करेक्शन आपका कभी भी होता है। सो मुझे ये लगता है कि अभी जो डेटा बने उसके हिसाब से आप 17,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं देखेंगे जी, पहली चीज। दूसरा, 18,000 को पार करके अगर आप टिक गए तो 2-3% की तेजी अगर बन जाए, थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए, 18,000 को पार कर ले, तो आप आराम से 18,300, 18,500 की रेंज की भी देख सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप डेटा देखें, डेटा परफेक्ट है, कहीं कोई ऐसी खास खतरे के संकेत है नहीं। सो मेरा ये समझना है लाइफ टाइम हाई पर आप हैं, ऊपर के लेवल आपके हाथ में कभी है नहीं, पहली बार देखें, राइट। मुझे एक ही तरीका आता है जिससे मैं विश्लेषण कर सकता हूं, क्योंकि मैं चार्ट्स देखता नहीं ना, मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ से पार निकला तो कितना और ऊपर जा सकता है। वो होता है ना, डोजी बनी तो मतलब जितना था उससे डबल जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आता। मेरे समझ में क्या आता है वो ये कि बुल मार्केट को ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका मुझे समझ में आता है, वो ये जो अभी तक मैंने लगाया मेरे लिए तो काम कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। करेक्ट, बस ये लेवल के नीचे जाएगा तो मुझे टेंशन है। बिल्कुल, और अब तक तो हमारा ये फॉर्मूला चल रहा है 100%, 12,000 से लगातार चल रहा है, करेक्ट। सो अभी भी हम इसी फॉर्मूले पे चलेंगे जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बाजार तोड़ता नहीं। हालांकि आज मैंने निकाले नहीं, आपने अचानक से सवाल पूछा है तो, बट 17,500 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली, जब तक 17,500 क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ते हैं, अब 350 पॉइंट की रिस्क कोई रिस्क नहीं होती। करेक्ट, इतना तो आप लाइफ हाई पर रखोगे ना, और 350 पॉइंट से जिसको ज़्यादा डर लगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। मैं तो बार बार कहता हूँ 2%, है ना। अब तो पॉइंट्स में वैसे भी आपने क्या देखना नहीं है। और डीप एक चीज़ और, मैंने आज से, अब मेरी भी ग्रेजुअली माइंडसेट बदल गई है। अब मैं ना लेवल्स रेंज थोड़ी बड़ी देना शुरू कर दिया हूँ, आज भी दिया, आज आप देखेंगे। अच्छा। क्योंकि अब मैं पॉइंट्स के साथ साथ परसेंटेज को एडजस्ट कर चुका हूँ बैक ऑफ द माइंड। मतलब अब मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी तो पहले एडजस्ट होना चाहिए कि पहले वो 50-75-100 पॉइंट की निफ्टी की मूव की आदत पड़ी थी, अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा। 1% मतलब 250-200 पॉइंट। करेक्ट सर। सो वो चीज़ है, इसलिए मुझे लगता है कि बाकी कहीं कोई समस्या नहीं, अभी तक एक्सपायरी में ऐसे कोई संकेत खास है नहीं। हाँ, आज आप
पढ़ेंगे कहीं अखबारों में इधर उधर तो आपको सब जगह हेडलाइंस और फ्रंट पेज पे लगेगा ओवर हीटेड है, ये है वो है। देखो अपना अपना तरीका है देखने का, जिसको ओवर हीटेड मान कर देखना 100% है, कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि अगर 14,500 से नॉन स्टॉप 17,500-18,000 आ रहा है बिना किसी सिग्निफिकेंट करेक्शन के, कि 3% से बड़ा करेक्शन कभी आया नहीं, तो आप कह सकते हो ओवर हीटेड है। करेक्ट भाई हमेशा वो एक रहा है कि 27-28 के मल्टीपल पर आने के बाद निफ्टी बहुत महंगा हो जाता है। अब क्या है, अब तो कोई मल्टीपल की बात करना ही बंद कर दिए। करेक्ट अब तो कोई बोलता ही नहीं है कि क्या मल्टीपल पर निफ्टी चल रहा है, क्योंकि अब कुछ कुछ चीज़ें जो बदल रही है हमें उसके साथ बदलना पड़ेगा। जिद नहीं चलती, करेक्ट सर, जिद नहीं चलती। मैं ये सोच रहा हूँ 28 का मल्टीपल है, 30 हो गया, 32 अब तो मुझे बेचनी ही है, फ़ायदा नहीं है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दीप 14,500, 15,000, 15,500, 16,000, 17,000 हर एक लेवल पे लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं, लोगों को एक एक दो लोट में लाखों रुपए लगते हैं। करेक्ट और मानते नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना आप शॉर्ट करके बैठे उतना लॉन्ग करके। अब ये अलग बात है 17,000 पे भी आप बोलोगे अरे 17,000 तो रुकना चाहिए, 18,000 रुकना चाहिए, हाँ कहीं न कहीं तो रुकेगा। अब देखो बंद वाली घड़ी जो होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, सही बात है ना। कभी न कभी तो वो टाइम आता है दिन में 2 बार। सो इसलिए हम एक ही चीज़ पकड़ के बैठे रहेंगे तो कभी न कभी तो सही होंगे, लेकिन क्या तब तक हम बैठे रह पाएंगे क्या, वो वाली चीज़ है। इसलिए सिंपल है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने ये बात रेज करी 16 अगस्त, एक महीना पहले हमने बात करी थी हमारे कब करेक्शन आएगा, बुल मार्केट फॉर्मूला रिविजिट करा था, हमने कहा करेक्शन रेंज से बाहर निकल गया, करेक्शन रेंज से बाहर निकल गया है और अब एक बड़ी रैली आएगी विदाउट सिग्निफिकेंट करेक्शन। एब्सोल्युटली, जो 17,650 पहला टारगेट था कि वहां तक तो आना ही आना है। करेक्ट है ना। सो वही चीज़ है दीप, अब डेटा बता रहे हैं। अब मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो लॉन्ग है, देखो अगर आप डरेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। पिक्चर थिएटर के बाहर खड़े होकर देखेंगे तो सिर्फ पोस्टर देख सकते हैं। पिक्चर का मजा लेना तो टिकट खरीद के अंदर बैठना पड़ता है। करेक्ट, तभी मजा आता है। और वो भी 3 घंटे पूरे बैठे तो किसको इतना मजा आया कि टिकट खरीदी, अंदर गया तो 5 मिनट की पिक्चर देख के बाहर आ गया। सही बात है। तो फिर लगेगा पैसे भी पूरे लगे, मजा भी पूरा नहीं है। सो ये सिंपल सी चीज़ है, बट आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, पोजीशन आपको अपनी लिमिट में रखनी है, और ये मान के चलना है कि 500 पॉइंट कभी निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा पेट का पानी हिलना नहीं चाहिए भाई, मैं मजबूत हूँ। 3% ही है। हाँ 3% परसेंटेज में रखो, 3% कभी भी निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है, और मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है बस। तो इसलिए डटे रहे, जब आएगा करेक्शन आपको इन्फॉर्म करके नहीं आएगा। अगर आप इनविटेशन देंगे, बुलाएंगे करेक्शन आइए तो भी नहीं आएगा, ना वो इनविटेशन से आता है ना इन्फॉर्मेशन दे के आता है। जब आएगा तब आएगा। अतिथि है, अतिथि, वो तिथि देख कर नहीं आता, जो बिना बताए बिना बुलाए आते वही मेहमान कहलाते हैं। ये करेक्शन भी वैसे ही मेहमान है, जब आएगा तब आएगा। बट फिलहाल बाजार बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है। और मैं वो किसने कौन से बड़े हमारे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी लाइन नहीं है कि उन्होंने एक बुक में लिखा कि जितना पैसा करेक्शन में नहीं टूटा लोगों का, उतना करेक्शन के इंतजार में टूटा। सही बात है ना। मुझे नहीं पता, जिसने भी लिखी उनको वाकई में इनसाइट हो। हाँ चलिए फिर नजर रखिए बाजार के एक्शन पर, और रोज अनिल जी तो आपको मदद करेंगे ही। पर आइए फिर सर आज का सेटअप समझ लेते हैं, कैसे देखें आज के संकेतों को। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत कश्मकश थी, न्यूट्रल लिखूं नेगेटिव लिखूं न्यूट्रल लिखूं, बायस होकर न्यूट्रल लिखा है, कायदे से नेगेटिव लिखना चाहिए था। एफएनओ एफडीआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर, न्यूट्रल भी लिख सकता था, यहाँ भी बायस होकर नेगेटिव लिखा है। तो और बायस होने के पीछे वजह पिछले दिनों का कुछ ट्रेंड है, उसको देखकर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया। बाकी वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। 17,775 17,825 ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कमजोरी का पहला संकेत आपको बाजार में तब दिखेगा जब 17,775 के नीचे ट्रेड करना निफ्टी शुरू करें। जब तक इसके नीचे ट्रेड ना करें तब तक आप किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी फील ही मत करिए। 75 पॉइंट गिर भी जाएं कल की क्लोजिंग से, आई मीन शुक्रवार की क्लोजिंग से, तब भी आप मजबूत है, ये कॉन्फिडेंस अपने दिल में बनाए रखें। फर्ज करें कभी किसी वजह से करेक्शन आ जाए तो 17,600 17,650 खरीदारी की रेंज बनेगी आपके लिए। इसके नीचे, इसके बीच में कहीं कोई सपोर्ट ठीक ठाक सा है नहीं, हल्का फुल्का 17,700 पर रुक सकता है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, लेकिन अभी मेरे पास वो लेवल नहीं है। लेवल फिर सीधा 17,600 17,650 की रेंज का निकल कर आता है, जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 17,950 तो लाइफ हाई के पास है, 17,947 का लाइफ हाई हमने शुक्रवार को बनाया, तो वो लेवल तो दिखता है। तो 950 18,000 ये एक रेंज है रुकावट की, अगर रुकना है तो यहीं रुकना है। पार करके निकले तो 18,075 18,125 अगला टारगेट होगा निफ्टी पर ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी
37,500 37,675 बहुत ही नज़दीक की रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इसके नीचे 37,200 37,400 250 400 ये मजबूत खरीदारी की रेंज है। दीप अभी जो डेटा दिख रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में 37,100 37,300 400 की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बेसिकली अगर मैं थोड़ी बड़ी रेंज देना मुझे आप अलाउ करें 1% की, तो 37,000 37,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस रेंज में कहीं भी रुक जाता है, 400 पे भी रुक सकता है, 325 पे रुक सकता है, 250 पे रुक सकता है, 200 150 37,075 मतलब कुल मिला के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो 37,400 आते ही उसके नीचे बाई जोन में आप एंटर कर देते हैं, वहाँ पर आपको शॉर्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना, ये ध्यान रखें। तो मैंने अभी आज के लिए आपको 37,250 37,400 लेवल दिया। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,000 38,100 38,112 शुक्रवार को भी बना था और उसके पहले का हमारा लाइफ हाई भी 38,112 की था 17 तारीख का, एकदम वहीं टच किया। करेक्ट 38,113 एक पॉइंट और बढ़ जाता तो रिकॉर्ड बन जाता था बैंक निफ्टी पर भी, ना बना कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर बना था। 37,830 का जो क्लोज हुआ अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो आप लाइफ हाई पर ट्रेड करें तो कोई चिंता की बात ऐसी दीप है नहीं मेरे ख्याल से। अब इसमें एक ही चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आज मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी की जो तेज़ी बनेगी इसकी लीडरशिप आएगी एक ही स्टॉक से जी, HDFC बैंक। HDFC बैंक यहाँ से बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है और HDFC बैंक अगर 5-7% 8% 10% यहाँ से बढ़ता है, जो बढ़ सकता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस तिमाही में बैंक्स के जो रिजल्ट्स आएंगे वो दमदार आएंगे बिल्कुल, आमतौर पर। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, 2-4 खराब भी हो सकते हैं और स्पेशली जो कम अच्छे भी दिखे वो खराब नजर लगने लगते हैं क्योंकि जब बाकी के सबके अच्छा है। और HDFC बैंक इसको लीड करेगा, दिग्गज है जी, निफ्टी में भी जी, बैंक निफ्टी में भी, और यहाँ से लीडरशिप आएगी। तो सपोज अगर HDFC बैंक 10% यहाँ से बढ़ जाता है तो बैंक निफ्टी का काम हो गया ना। करेक्ट। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी 40,000 की तरफ बढ़ रहा है। अब की बार 40,000, अब की बार 40,000 भाई, इसको भी तो एक अच्छा लेवल। अगर सेंसेक्स 60,000 होता है, निफ्टी 18,000, तो बैंक निफ्टी 38,000 अच्छा थोड़ी लगता है सुनने। बैंक निफ्टी की कुछ इज्जत है कि नहीं? एक सीनियर सिटीजन, एक अडल्ट, तो एक मिड लाइफ, हाँ मतलब मिडिल एज क्या बोलना चाहिए, हम हिंदी में अधेड़ बोलते हैं जिसको। तो अब कुछ तो एक अच्छा लेवल जिसके लिए बैंक निफ्टी भी अपने आप को अच्छा फील कर सके, सेलिब्रेट कर सके। हमारे तो दिल के करीब है अब की बार 40,000। करेक्ट। चलो तो नजर रखेंगे, बैंक निफ्टी भी एक अहम लेवल की तरफ जा रहा है। आज की रेंज क्या रहेगी सर? 17,800 17,950 दिन की छोटी रेंज है, 775 800 जो भी समझ लें आप जी, 650 18,000 दिन की मीडियम रेंज है, 17,600 18,075 ऊपर की रेंज अंदाज से दी हुई है। जहाँ अंदाज लगा तो मैं बता देता हूँ भाई कि भाई अब नहीं है मेरे पास लेवल तो मैं कहाँ से लाऊं, लेकिन कुछ तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। तो 18,075 अंदाज से नीचे के लेवल एकदम परफेक्ट है सारे जो मेरे पास जो बीत चुका है। कई बार होता है ना, आप किसी आई डोंट नो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते नहीं करते, मैं तो करता हूँ। कभी आप जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो है ना आपकी हाथ देखे या आपकी पत्रिका देख के वो जो है ना वो पूरा बताता है, पास्ट बताता है। तो आमतौर पर पास्ट सब अच्छे ही बताते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कम ही खराब होती है, गलत होती है ना। फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर कितना अच्छा बता पाते हैं इसलिए। और फ्यूचर कब बता पाते हैं? जब आप, क्योंकि वो अनसर्टेन है। पास्ट नीचे के लेवल इसलिए हम अच्छे दे पाते हैं कि वो बीत चुके हैं जी। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ जब हम लाइफ टाइम हाई पर हैं तो ऊपर के लेवल निकाल पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटा भी नहीं है और हम चार्ट्स देखते नहीं हैं। लेकिन नीचे के लेवल एकदम परफेक्ट निकल के आ जाते हैं। 17,800 सपोर्ट, 17,650 17,600 ये आपके लिए निफ्टी के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,675 38,100 दिन की छोटी रेंज है, 37,400 38,300 दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज के तौर पर 37,250 38,450 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें। ठीक है, ये है दीप आपके लिए आज की निफ्टी की रेंज। अब आइए जो डेटा है मैं आपको बता दूं। FIs की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 61 से 60% है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अच्छी बात है दीप। देखिए हमने वो लेवल भी देखे हैं जब FIs 80-82% लॉन्ग रहते थे इंडेक्स में। करेक्ट। अब आप इसे पॉजिटिव समझें तो पॉजिटिव ये है कि कम लॉन्ग लेके रखें तो बेचने कम आएंगे। सही बात है। और नेगेटिव समझे कि अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा, कन्विक्शन नहीं हमको नहीं चाहिए, मत खरीदो। आप खरीदने के लिए हमारे पास बहुत है, आप बेचो मत। हाँ। हमें इतने चाहिए। मुझे तो पॉइंट क्या है दीप, एक जो पिछले 2 महीने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है जो मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अभी तक पिछले 6 से 8 हफ्तों में जो भी करेक्शन हुए निफ्टी में 1-8 डेढ़ दिन से ज़्यादा नहीं हुए। पहला
ग्लोबल मार्केट्स में जितनी कमजोरी कि 614 डाउ गिर गया, हमारा ये हो जाएगा, हमारा रात लोगों को नींद नहीं आती। आप जितना सोचते हो उससे कम करेक्शन होता है जी, हमेशा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, जब जब करेक्शन हुआ जितना समय का आप सोचते हो उससे कम समय का होता है। और चौथा ऑब्जर्वेशन, बहुत तेजी से बदले की भावना से ऊपर आकर फिर से नया हाई बनाता है। बिल्कुल, ये आप चाहें तो आप खुद 8 हफ्तों का करेक्शन का पैटर्न पकड़ लें। ये बाजार की ताकत है, करेक्ट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब बाजार हल्के हैं तो बढ़ने के लिए इजी होता है। तो एक FIs की लॉन्ग पोजीशन कम है, दूसरा हल्का होने का एक और संकेत पुट कॉल रेशियो घटकर 1.27 पर। मैंने वो टाइम देखा है दीप 2008 में 1.70, 1.80, 1.90 पुट कॉल रेशियो चलता था। वो था अनाप शनाप पोजीशन वाला मामला। अब पुट कॉल रेशियो आपका बहुत कंफर्टेबल है, विक्स 2% ही ऊपर है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओवरऑल संकेत मतलब डेटा के लिहाज से आपको कंफर्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता कि इनके दम पर आप भाग सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ से आप भागोगे ना तो भागते वक्त आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि रेस जीतना है वो अलग बात है, लेकिन गिरना भी नहीं है। करेक्ट। तो गिरने की सावधानी तो रखोगे ना, इतना थोड़ी भाग जाओगे मतलब 3-4 बार हो जाए आपको समरसॉल्ट, है ना। तो सेम चीज़ बाजार में आपको भागना है, लेकिन उस स्पीड से भागना कि आप गिरे तो संभल पाएं या गिरे ना जी, लड़खड़ाएं तो वापस बैलेंस बना लें। तो ये डेटा ये बता रहे हैं कि आपका बैलेंस बनने के लिए आपके पास सफिशिएंट ताकत है। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो फिर ये सपोर्ट ज़रूर है और PCR भी कम होकर आया सर, तो वो तो हमेशा एक अच्छा संकेत रहता ही है। अब पोजीशंस की बात करें सर, क्या करें मौजूदा पोजीशंस में? दीप, आज बहुत छोटे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और सोच समझ के दे रहा हूँ, बहुत छोटे। क्यों? 18,000 के आसपास है। मतलब वैसे तो मैं फ्रेंकली आप मुझे पूछोगे ना तो वीकेंड पे जितने लोगों से मिलो, बहुत हो गया गिरेगा, आप पेपर्स में पढ़िए, बहुत हो गया। तो 12,000 से सुन रहे हैं। हाँ, 12,000 सुन रहे हैं। और जब तक ये सुन रहे तब तक ठीक है, हाँ। तब तक कोई बहुत डर नहीं है। मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, तब तक डर नहीं। मतलब अभी आप देखिए, अगर मैं वीकेंड पे खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ में या कोई सोशल फंक्शन में, तो लोग ये नहीं पूछते क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कब गिरेगा, गिरने वाला है, बहुत हो गया कर। तो ये सवाल अच्छे लगते हैं मुझे। जब सब आगे पूछेगा अब क्या लूँ अब क्या लूँ अब क्या लूँ, तो टेंशन है। तो अभी तक वैसा यूफोरिया ना बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। आज आप पढ़ो ना, आप पेपर पढ़िए खोल के, सब जगह आपको हेडलाइन 3-3, एक नहीं 3-3, 4-4 हेडलाइन मिलेगी। करेक्शन आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, आएगा कभी तो आएगा, हमको बोल के नहीं आएगा। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, जब हम हल्के हैं, लेकिन जिस लेवल पर है, अगर लोगों की आम धारणा ये है, हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। ठीक है। डे ट्रेडर्स के लिए 17,775, जिनको छोटा रखना, जिनको बड़ा रखना उनका 17,500 है जी, वो अपनी ताकत में, वो इन्वेस्टर्स के लिए। तो ट्रेडर्स के लिए 17,775 डे ट्रेडिंग के लिए आता है, और स्पेशली इसलिए कि जब 100 पॉइंट आप ऊपर खुलोगे, छोटा कर लीजिए जी, क्योंकि अगर 17,775 ट्रिगर हुआ तो फिर 17,600, 650 आ सकता है, वहाँ पे री एंट्री। ओके, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। बैंक निफ्टी, यहाँ भी छोटा स्टॉप लॉस 37,650, आप 37,830 पर बंद हुए, मुश्किल से 150 पौने 200 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस है, छोटा है, ये लगाइए। क्लोजिंग बेसिस पे 37,500 का रखिए, जबकि क्लोजिंग बेसिस पे एक्चुअल स्टॉप लॉस जो दीप निकल कर आता है वो आता है 37,150 का, वो बहुत दूर है, 600 साढ़े 600 पॉइंट, इसलिए मैंने 37,500 का आर्बिट्रेरी रखा है। शॉर्ट पोजीशन पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी मैं स्टॉप लॉस ये लिखाता हूँ ना, मैं सोच समझ के लिखाता हूँ। हो सकता है निफ्टी पे 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे इधर उधर हो जाए, बैंक निफ्टी पे 50 पॉइंट, वो एग्जैक्ट आप कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके पीछे थॉट प्रोसेस है, लेवल से दिमाग से निकालते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए इंट्राडे, अब चूंकि 17,950 पर खुल रहे हैं, 18,000 का रखिए, और क्लोजिंग बेसिस पे 17,850, यानी कि अगर आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग 1 पॉइंट से भी मिलती तो हट जाइए। ओके, हो गया खत्म। 3 दिन तक लगातार आप 17,800 के ऊपर बंद होंगे तो फिर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। बैंक निफ्टी लगातार 38,150 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, फ्राइडे को भी 38,112 मारा, करेक्ट, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, नीचे आ गया, आज भी ये रखेंगे 38,150। क्लोजिंग बेसिस अब 38,000 के ऊपर बंद होगा, काट लीजिए, या फिर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिले 1 पॉइंट से भी तब भी निकल जाए, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा और इंतजार करना है उनके लिए 38,000। ठीक है सर, तो चलिए ये तो है मौजूदा पोजीशंस की बात। अब नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी, छोटा स्टॉप लॉस 17,775, 900, 950 जिसके आसपास खुलने के संकेत है, 18,000, 18,075, इसके बाद मेरे पास लेवल नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, एक बार 18,000 पार हुआ, 17,950 कर लिया, 18,075 पहुंचा, 18,000 कर लिया, वो करेगी आगे, हो सकता है 18,125 भी जाए, ऊपर के लेवल नहीं है। हाँ, इवेंचुअली 18,500 तक की यात्रा करने की कोशिश कर सकता है, धीमे धीमे वो हो सकता है। जो लोग बेचना चाहते हैं कोई लेवल नहीं, पता नहीं, हाँ, फिर भी कुछ तो बेचेंगे। 18,000 निफ्टी आता तो कोई तो बेचेगा, तो ही खरीदेगा कोई। करेक्ट, तो 18,000 के आसपास अगर आपको करना ही है तो कर ले,
स्टिक स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर 18,100 का है, 17,950, 900, 850, 825, बस इतना ही। 1% तक का करेक्शन, 250 पॉइंट तक का मैक्सिमम। वो भी अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप 100 पॉइंट की रिस्क ले सकते हैं तो बेचें, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, नीचे आए वापस ले लीजिएगा। अगर आप 18,000 पे ना बेच पाए और अगर 17,850, 800 वापस आए तो वहाँ खरीद लीजिए। सिंपल है, लेके ट्रेड कर लीजिए, बेचना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए देता हूँ कि सब लोग एक तरीके के नहीं होते, जिनको करना है उनके लिए गाइडेंस है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, छोटा सा स्टॉप लॉस 37,650 का, टारगेट पहला 38,000, 38,100, दो हमारे रेगुलर यूजुअल टारगेट है। इसके पार निकलने के बाद कोई है ही नहीं स्टॉप। मुझे ऐसा फील हो रहा है दीप कि जो पहले एक ज़माने में जो बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट हुआ करता है, आज भी सर इंतजार है, काफ़ी लोगों के ट्वीट आते हैं सर, वो वैसे मतलब आग लगे भाग, वो माहौल बन रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेटा कम है इस बार। पिछली बार डेटा बहुत मिलते थे, तो जितने ज़्यादा डेटा हो उतनी जल्दी से शॉर्ट कवरिंग फास्ट वो अब वो मिसिंग है। बहुत लोग खुश होंगे सर कि बैंक निफ्टी पर आपकी कॉल्स फिर से आने वाली की तैयारी में एटलीस्ट दिख तो रहा है। 38,300, 38,450 दो आगे के और टारगेट बैंक निफ्टी पर। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, वैसे देखो ये मैं दीप आज पूरी स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी एक स्ट्रेटेजी पे सोचा है इसके बीच में तो ये वाली 38,100 पे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वैसे 38,500 के आसपास अंदाज से बनता है। लेकिन 38,100 बेचे ना बेचे, बेचे ना बेचे, फिर मैंने कहा कि जिसको बेचना है सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट, सिर्फ 50। कभी मैं बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया आज तक, बड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को बेचना ही है तो 38,100 पे बेचो, 38,150 डबल लगा दो, शॉर्ट कट जाए, लॉन्ग हो जाए। नीचे का टारगेट 38,000, 37,850, 37,775, 37,700 तक के टारगेट, और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं कई बार, अब जैसे कई लोग ट्विटर पे ये देखेंगे तो ट्विटर पे लोगों को लगा अरे आपने तो 38,100 बोला था। इसीलिए जो ट्विटर पे खाली स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं और जो यहाँ सुनते हैं उसमें दिन रात का, हाँ, शब्दों में शब्द होते हैं, भावनाएं नहीं होती, बिल्कुल हाव भाव नहीं होते। तो इसीलिए अगर ये सारा काम टीवी रेडियो से हो जाता तो टीवी का आविष्कार नहीं होता। अगर सिर्फ आप बोलने से, और अगर सिर्फ वो सबसे पहले जो पिक्चर बनी थी ना जिसमें तो आवाज़ भी नहीं होती थी, खाली इशारों से ही बनती थी, अगर खाली इशारों से ही काम हो जाता तो बोलने वाली फिल्म नहीं बनती, सिर्फ बोलने से काम हो जाता तो वो देखने वाली कलर ये तो इस प्रोग्रेशन। तो जो लोग टीवी पे देखकर कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ट्विटर पे स्ट्रेटजी पढ़ के या फेसबुक पर पढ़कर नहीं कर सकते। तो सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात। इस समय नजर रखें अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज मौके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बनेंगे। सर बैन लिस्ट ये पूरी सीरीज काफ़ी एक्टिव रही है, 2 और स्टॉक का आज बैन में जुड़ रहे हैं, सेल और जी एंटरटेनमेंट। 6 बैन में है, कैनरा, एस्कॉर्ट्स, वोडाफोन, IRCTC, PNB और इंडिया बुल्स हाउसिंग। अब डेटा की बात कर ले सर, FIs लॉन्ग पोजीशंस तो नहीं बढ़ा रहे पर कैश में लगातार खरीदारी कर रहे हैं सर। कैश में ठीक है, 450 करोड़ की, हालांकि जिस तरह का बाजार का मूड माहौल था उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा है, ठीक है, कोई बुरा भी नहीं है। FNO में थोड़ा बेचा है, इंडेक्स 315 करोड़ के 750 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स, इसीलिए हल्के से नेगेटिव साइड पर है। घरेलू फंड ने 500 करोड़ की बिकवाली की, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के से नेगेटिव है, ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा कम है मंथली एक्सपायरी। 17,900 हल्की सी रुकावट का लेवल है, उसके पार खुलेंगे आप। 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 17,900 पर है। 18,053 लाख शेयर हैं, 18 लाख शेयर शुक्रवार को ही जुड़े। सो 18,000 आपके लिए गैप से खुलने के बाद एक और ब्रेक। तो मेरा ये समझना है 17,975, 18,025 की रेंज में वक्त बिताएगा बाजार, इस 50 पॉइंट की रेंज में, और उसके बाद तय करेंगे। तो 18,000 आप मुझे पूछोगे गैप से 9:08 में अभी से बता दूं, 18,025 के पार करके टिकेगा तो खरीदेंगे या नीचे में 17,900 के 950 के आसपास आएगा, कहाँ खुलता है उस हिसाब से देखेंगे, वहाँ खरीदेंगे। तो पॉइंट ये है 18,000 के आसपास हल्की रुकावट है, उसके बाद फ्री राइड है। बैंक निफ्टी 38,000 हल्की रुकावट है, 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में। ये पार होने के बाद बैंक निफ्टी एक बार अब लाइफ हाई बनाता है 38,112। उसके बाद बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की क्लीन राइड दिख रही है लाइफ हाई बनाने का। क्लीन 400 पॉइंट्स की, 300 से 400 पॉइंट क्लीन दिख रहा है। तो बैंक, मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है। ये हमारी बात हुई भी थी, लास्ट वीक भी हुई थी, जब वो 700-800 पॉइंट्स की बड़ी रैली आई थी, तब भी आप यही कह रहे थे कि अगर गया तो बड़ा मूव आएगा। अब बैंक निफ्टी अब बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और अब दीप, इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आमतौर पर बात नहीं हो रही, बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों में व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना है, NBFCs पे व्यू पॉजिटिव साइड पर रखना है। ये बाय ऑन डिप्स हैं, मेटल्स सेल ऑन राइज है टू सम एक्सटेंट। मेटल्स पे व्यू थोड़ा सा हल्का
कोशिश रखना है। अप्रोच अब बदल हाँ, अप्रोच थोड़ा सा बदल के आपको वो प्ले करना है ट्रेडिंग के लिहाज से। मेटल्स धीमे धीमे ऊपर में प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट करें ना करें अलग बात है, बैंक्स नीचे में लेने का ध्यान रखें। सो उसकी तेजी बैंकिंग शेयरों से आनी चाहिए। लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया है सर। फाइनली चलिए, बैंक्स तैयार हैं लीडरशिप के लिए, नजर रहेगी रोज और नजर है बाजार के एक्शन पर भी। तो आइए फिर आपको बता दें आज के कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में भी। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल का जो 21,000 करोड़ का राइट इशू था वो उसकी आज एक्स डेट है। प्राइस आपको याद होगा 535 प्रति शेयर का था। एंटाइटलमेंट रेशियो 1:14 का था। एफएनओ में भी एडजस्टमेंट होगा 1886 शेयर्स का। केशवराम इंडस्ट्रीज 400 करोड़ का राइट इशू जो है वो आज खुलेगा। इशू प्राइस जो है 50 रुपए प्रति शेयर का है। एंटाइटलमेंट रेशियो 133:274 का है। राइट इशू 27 तारीख को खुलेगा यानी कि आज, और 11 अक्टूबर को ये बंद होने 11 अक्टूबर को माफ कीजिए बंद होने वाला है। आरपीपी इंफ्रा 48 करोड़ का जो राइट इशू है वो आज खुलने वाला है। इशू प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर का है। एंटाइटलमेंट रेशियो 3:5 का है। ये आज खुल के 18 अक्टूबर को बंद होगा। हमारा राजा बैटरीज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपील पर आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी मामले में भी सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पे भी नजर रखेगा। फोर्स मोटर्स आज से गोरखा जो इनके एसयूवी है उसकी बुकिंग शुरू होने वाली है। प्राइस भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। और एमटेक ऑटो यहाँ पे शेयर्स को डीलिस्ट आज से होगा, तो इस पे भी नजर रखेगा। वैसे भी ये शेयर जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स आज के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के खबरों वाले शेयर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको शुगर स्टॉक्स पर नजर रखना होगा, जैसे कि बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, द्वारिकेश, बजाज, हिंदुस्तान, इन सब पर नजर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार ने जो गन्ने के एसईपी है वो 325 रुपीज़ से बढ़ाकर 350 रुपीज़ प्रति क्विंटल पर कर दी है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर शुगर कंपनीज के लिए आती हुई दिख रही है, क्योंकि गन्ने के प्राइसेस अब बढ़ते हुए दिखेंगे। पीवीआर, आइनॉक्स, लीजर, फिनिक्स मिल्स, इन सब पर आपको आज फोकस करके चलना है। अच्छी खबर आती हुई दिख रही है इन सब के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और साथ ही जो ऑडिटोरियम है उनको खोलने की मंजूरी मिल चुकी है सरकार से। साथ ही जो एसओपीज हैं वो भी जल्द जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक में 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलते हुए दिखेंगे। हालांकि गाइडलाइंस जारी की हैं सरकार ने, लेकिन अब क्योंकि 100% कैपेसिटी से है तो इसके चलते इन दोनों कंपनीज और साथ ही बॉम्बे के लिए आपको फिनिक्स मिल्स पर नजर रखना होगा। लिकर स्टॉक्स पर नजर रखें, जहां पे कर्नाटक में पब को 3 अक्टूबर से शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही जो डाइन इन है वहाँ पे भी मंजूरी मिली है, तो इसके चलते आज रेस्टोरेंट्स पर भी आपको फोकस करके चलना है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, जहाँ पे सीसीआई ने यूबीएल, साथ ही कार्ल्सबर्ग और 11 ऐसी कंपनीज हैं जिन पर जुर्माना लगा है कार्टेलाइजेशन के लिए, इन्होंने ये जुर्माना लगाया है। कुल मिला के 873 करोड़ का जुर्माना सारी कंपनीज पर मिलकर लगाया था, लेकिन यूबीएल पर करीब 750 करोड़ का जुर्माना लगता हुआ दिखा है। कार्ल्सबर्ग पर करीब 120 करोड़ का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। तो ये नेगेटिव खबर यूबीएल के लिए आज आती हुई दिख रही है। बायोकॉन, यहाँ पे भी एक स्लाइट नेगेटिव खबर है, क्योंकि यूएस एफडीए ने इनकी जो मलेशिया में बायोकॉन बायोलॉजिक्स का जो इंसुलिन एस्पार्ट का जो प्लांट है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, और इस जांच में 6 ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं, 6 आपत्तियां जारी की और फॉर्म 483 भी जारी कर दिया है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि आने वाले समय में जो कमर्शियलाइजेशंस हैं इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आज आपको सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बायोकॉन पर ज़रूर देखने मिल सकता है। तो बायोकॉन और ये सारे स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन जिस पर आपको रखनी है नज़र। कुछ नेगेटिव खबरें आती हुई दिख रही हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है। 700 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 22,67,000 शेयर्स का बायबैक होने जा रहा है। कुल 158 करोड़ का ये बायबैक साइज होगा और टेंडर रूट से बायबैक होता हुआ दिखेगा, जिसके चलते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर नजर होनी चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है। कोविड पाबंदियां घटने से इनकी डिसबर्समेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कलेक्शन में भी सुधार हुआ है। रिस्ट्रक्चर्ड बुक में कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है।
डिसबर्समेंट जो है 974 करोड़ से 1027 करोड़ पर गए हैं। रिटेल डिपॉजिट 50% से 51%, इनकी कलेक्शन जो है 93% से 95% पर गए हैं। वहीं ग्रॉस एनपीए 10.8% से 11.9%, तो नेट एनपीए 4.2 से 5.5%। और FY22 गाइडेंस की अगर बात करें, ग्रॉस एडवांस ग्रोथ जो है 15 से 20% यहां पर जताए जा रहे हैं। SJVN पर नजर रखें, कंपनी को 1000 मेगावाट के सोलर पैसेंजर व्हीकल पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत कंपनी को यहां पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और प्रोजेक्ट का कुल खर्च जो है 5500 करोड़ का होगा। तो ऑर्डर मिलने के चलते SJVN फोकस में रहेगा। NBCC यहां पर भी एक खबर है ऑर्डर की ही। मालदीव्स में करीब 968 करोड़ के सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। ये कंपनी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसके चलते NBCC फोकस में होना चाहिए। और अंत में आशियाना हाउसिंग, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 22 सितंबर को कंपनी के करीब 2,88,000 शेयर्स बेचे हैं। हिस्सेदारी इस ट्रांजैक्शन के बाद घट गई है। 5.49% से हिस्सेदारी घटकर 5.21% होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और डील्स और एक्शन पर। वरुण से कुछ फाइनल खबरें भी जान लेते हैं। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पे नजर रखेगा, क्योंकि इन्वेस्टरों ने बोर्ड रीशफल के लिए EGM की मांग की है, तो इसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। वहीं जी मीडिया और जी टर्न पे आप नजर रखेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी कि डिश टीवी के बाद अब इन दोनों कंपनियों के जो प्रमोटर्स है उनको इन्वेस्टर्स का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस पे दोनों कंपनियों ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मामले की इनको कोई भी जानकारी नहीं है और ये जो आर्टिकल है पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा कुछ इनसाइडर ट्रेड्स है, इसमें GMR इन्फ्रा, यहाँ प्रमोटर्स ने करीब 6 करोड़ शेयर बेचे हैं 22 से 24 सितंबर के बीच में। अपोलो टायर्स, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 5.3 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं 24 सितंबर को। मयूर यूनिकोटर प्रमोटर्स ने यहाँ पे 2.5 लाख शेयर बेचे हैं 24 सितंबर को। इसके अलावा हाल ही में लिस्टेड कंपनी सनसेरा इंजीनियरिंग, यहाँ पे नमूरा ने करीब 6 लाख शेयर खरीदे हैं। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 5 लाख शेयर, IIFL म्यूचुअल फंड ने 4.7 लाख शेयर और IIFL AMC ने करीब 3.97 लाख शेयर खरीदे हैं। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी करीब 4.88 लाख शेयर खरीदे हैं। तो काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सनसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी की है। ओके, तो ये है ढेर सारी शॉपिंग सनसेरा इंजीनियरिंग में लिस्टिंग के बाद बड़े फंड्स की तरफ से होती हुई दिख रही है। स्टॉक में लिस्टिंग भी उम्मीद से बेहतर होती हुई दिखेगा। लेकिन आइए, फंड एक्शन के बाद फंड रिपोर्ट्स कहाँ हैं? ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तैयार है आशीष FIR के साथ। बताएं आशीष, आज की सबसे दमदार रिपोर्ट कौन सी? सबसे दमदार रिपोर्ट तो अनिल जी मुझे लग रहा है UBL पर होगी, क्योंकि स्टॉक फोकस में रहेगा और खबर नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि यहाँ से आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक एक करके सबसे पहले वही रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे 1501 रुपये का लक्ष्य दिया, हालांकि 1607 कल की क्लोजिंग है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो रिपोर्ट में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। मान रहे कि जो CCI ने जो पेनल्टी लगाई है, इसके बाद एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो खत्म होते हुए नजर आया, और अगर अब स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। सिटी भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें 1605 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेजी आ गई कि ब्रोकरेज हाउस ने जो अपना टारगेट है वो रिवाइज नहीं किया है, आगे हो सकता है कि रिवीजन देखने को मिले। इसके अलावा लुपिन यहाँ पर भी नजर रखेगा। CLSE की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 970 के लक्ष्य के लिए। 926 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि अगर US में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला तो आगे जाकर हो सकता है कि अर्निंग्स में डाउनग्रेड देखने को मिले। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे 1297 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मैक्वायरी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे क्योंकि इन्होंने जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अंडर परफॉर्म से अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1006 रुपये के लक्ष्य के लिए। 926 की जो है कल की क्लोजिंग है। ONGC पर नजर रखिएगा। क्रूड में जो तेजी आई है उसके बाद JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, ऊंचा लक्ष्य दिया है 136 शुक्रवार की क्लोजिंग है। 190 रुपये का जो है ये लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे कि पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी वेल पोजिशनड है, और यूरोप में और चाइना में अगर आप देखें तो कच्चे तेल की मांग में बड़ा उछाल देखने को मिला है। AB कैपिटल यहाँ पर नजर रखिएगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ाकर 145 रुपये का कर दिया है। 116 शुक्रवार की क्लोजिंग है। हैवेल्स पर नजर रखिए। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग, माफ कीजिएगा, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए 1414 जो है क्लोजिंग है। और अंत में IT स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पर 2 स्टॉक को जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है।
यहाँ पर माइंट्री पर बिकवाली किराया दे रहे हैं, अब ये डाउनग्रेड कर और लक्ष्य दिया है 3,699 रुपये का, और एम्फेसिस पर न्यूट्रल किराया दिया और यहाँ पर भी डाउनग्रेड किया है 3,014 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ये मान रहे कि स्टॉक के जो वैल्यूएशन है अब काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक्स पर ये बिकवाली किराया दे रहे हैं। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको दिखेगा एक्शन। गोल्डमैन दोनों पे शॉर्ट कॉल है, सेल कॉल है, क्या बात है। टारगेट स्टॉक भागे भी काफ़ी है ना, और एम्फेसिस तो हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है मेरे ख्याल से, वहाँ 50% 2000 के लेवल से रिकमेंड किया, अब 3000 का लेवल आपके। ये और मास्टेक दो स्टॉक हैं जो दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे। आइए, आज है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और मेरा अनिल जी पिक ऑफ द वीक है गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे खरीदारी की राय है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 148 148 का स्टॉप लॉस लगाना है, 159 के टारगेट के लिए गेल पर खरीदारी की राय है। ओके, चलिए पीएसयू स्टॉक्स सुबह सुबह पहली पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय गेल में आती हुई दिख रही है। और कुणाल जी, आपको क्या पसंद है, कोई कैश स्टॉक से या वायदा कारोबार का? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे वायदा कारोबार का HDFC पसंद है। HDFC लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। अनिल जी देखिए, जिस तरह की तेजी हम हाउसिंग स्पेस में देख रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा HDFC को मिलना तय है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, 2850 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब बंद हुआ शुक्रवार को। मुझे लगता है जैसे ही ये शेयर 2850 के लेवल्स को पार करेगा, 3000 तक का रास्ता इस स्टॉक के लिए खुल जाएगा। तो इसमें 3000 रुपए के टारगेट के लिए अनिल जी खरीदारी करनी चाहिए। 2856 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो बाय करें। 3000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 2820 पर रखना है। 2820 का स्टॉप लॉस, 3000 का टारगेट, खरीदारी करें और 55 के पार निकले तो खरीदारी दम लगा कर करें। ये है HDFC लिमिटेड। 55 में मतलब बचा कितना, 15 और 16 रुपये हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। आपके बोलने के बाद इतना भी ना हो तो फिर फायदा क्या। तो कुणाल जी की खरीदारी की राय 2855 के ऊपर। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पहले आज की पिक पहले बताएंगे या शुक्रवार वाली? शुक्रवार की बता देते हैं अनिल जी पहले। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एंड लगता है कि 18,000 और एडल्ट होने वाला है निफ्टी, आज पूरे चांसेस है। और आपका बैंक निफ्टी का मैंने कमेंट्री सुन ही लिया, तो फुल फ्लेजेड होने की पूरी तैयारी में है। सो HDFC बैंक लिमिटेड मैंने इंट्राडे FNO पिक के तौर पे दिया था और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया था भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मेरा पहले जेम स्टॉक भी रहा हुआ है। और टारगेट अचीव करने के बाद वापस से जब निचले लेवल्स पे स्टॉक मिलते हैं और बढ़िया लग रहे हैं, चार्टिकली बंद हुए हैं अच्छे, तो 245 का स्टॉप लॉस दिया था, 251 और 265 का टारगेट। और एडोर वेल्डिंग अगेन अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, पोजिशनल पिक के तौर पे 681 का प्राइस था और 750 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है जिलेट इंडिया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। तो ये लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। अब मैं जो इस हफ्ते जो पिक्स देने जा रहा हूँ, देखिए HDFC लिमिटेड जो अभी कुणाल जी ने दिया, मुझे भी पूरा भरोसा है कि HDFC ट्विंस जो है ये पूरे मार्केट को ऊपर ले जाने में वैसे भी काफी रोल प्ले कर ही लिए। तो HDFC लिमिटेड, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन HDFC लिमिटेड ओवरऑल, और मुझे लगता है वहां पे ध्यान दें। फिर मुझे M&M बढ़िया लग रहा है और बर्जर पेंट्स, तो ये तीन हो गए बड़े स्टॉक्स में। और एक कजारिया सिरामिक्स, क्योंकि उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक IT कंपनी है, जिस तरीके से माहौल बना हुआ IT स्टॉक्स में आफ्टर द एक्सेंचुअर रिजल्ट्स, साइबरटेक सिस्टम्स, जो कि बंद होते होते बहुत बढ़िया मतलब मूव दिया था। तो ये 5 स्टॉक्स है, HDFC लिमिटेड, M&M, बर्जर पेंट्स, कजारिया सिरामिक्स एंड साइबरटेक। इन स्टॉक्स में बिल्कुल नजरें बनाए रखनी चाहिए। ओके, जैन साहब को मौका कम मिलता है, इसमें जैन साहब ने अपना पूरा काम 1-1.5 घंटे का एक साथ कर डाला है। सारे के सारे पिक्स आपके सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को क्लोजिंग शो में जो बताया था बाजार अगले हफ्ते में, वो है आपके लिए HDFC बैंक, भगेरिया इंडस्ट्रीज, एडोर वेल्डिंग और जिलेट। ये 4 स्टॉक थे शुक्रवार की पसंद के। आज के जो स्टॉक्स हैं पसंद, वायदा कारोबार में 3 शेयर हैं, HDFC लिमिटेड, M&M और बर्जर पेंट्स। कैश मार्केट में कजारिया और साइबरटेक सिस्टम, ये सारे स्टॉक्स हैं जो जैन साहब के लिस्ट में नोट कर लीजिए। आइए स्वागत करते हैं सुमित जी का भी। गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मैं आज तक हमेशा सुमित जी को सुमित जी गुड मॉर्निंग,
ऐसा करता हूँ, सुमित जी का जवाब वापस आता है, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा आज मैं भी करता हूँ वापस के साथ, लेकिन इको साउंड ही आया वापस से। आप कितनी भी रिकॉर्डिंग इतने दिनों की उठा के देख ले, सुमित जी का हमेशा गुड मॉर्निंग पहले, बीच में नाम, फिर से गुड मॉर्निंग, बराबर है सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है अनिल जी। अनिल जी, पहला गुड मॉर्निंग आपका गुड मॉर्निंग का जवाब, और दूसरा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से स्पेशल गुड मॉर्निंग। इसके लिए हमेशा 2 क्या गुड बात मॉर्निंग है, होते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे पिडीलाइट को सिलेक्ट करना है। पिडीलाइट चार्ट्स के ऊपर मेरे को अच्छा दिख रहा है। पिक ऑफ द वीक के तौर पे पिडीलाइट में ट्रेड करें। पिडीलाइट पोजिशनली भी अच्छा है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी अभी मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा। तो पिडीलाइट में 2425 2450 के बीच में खरीदारी करें। 2370 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2550 से लेके 2600 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में पिडीलाइट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द वीक के तौर पे पिडीलाइट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। परफेक्ट, तो पिडीलाइट में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मैं और जैन साहब आप एग्जैक्ट सेम टू सेम हो गए। उनकी दाढ़ी भी सेम है, शर्ट भी सेम है और ऑलमोस्ट जैकेट भी सेम है। तो मेरा भी वही मानना है जो जैन साहब का मानना है। मुझे भी लगता है आईटी ये वीक अच्छा रहेगा। तो मैंने 2 पिक चुने हैं और एक आईटी है और एक जो है वो है केमिकल स्टॉक। तो पहला मैं आईटी से बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये वीक में भी आईटी के दिग्गज शेयर ही परफॉर्म करने चाहिए। तो मेरी ओर से जो पिक ऑफ द वीक है वो है टेक महिंद्रा। मुझे लगता है टेक महिंद्रा पिछले वीक में एक ब्रेकआउट आया था और टूवर्ड्स एंड ऑफ द वीक शायद हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखे थे। 1514 का क्लोजिंग है। मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पे 1480 भी मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे 1600 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा पिक ऑफ द वीक रहेगा आईटी स्पेस में से। जो दूसरा मेरा स्टॉक है वो एफएनओ स्पेस से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पे मोमेंटम बना हुआ है और अब फ्रेश मूव आना चाहिए। वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल करीबन 884 का क्लोजिंग है। मुझे लगता है 850 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 960 के ये वीक के टारगेट रहेंगे। तो टाटा केमिकल और टेक महिंद्रा ये 2 पिक रहेगी मेरी ओर से। टेक महिंद्रा का स्टॉप लॉस क्या होगा विश्वेश जी? टेक महिंद्रा अनिल जी अगर 1480 तक मिलता है तो खरीदना चाहिए। यहाँ पे 1450 का स्टॉप लॉस की एडवाइस होगी। ओके, 1450 के स्टॉप लॉस से 1600 रुपये तक के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में करें खरीदारी और 885 के आसपास टेक महिंद्रा है और टाटा केमिकल है, यहाँ पर भी खरीदारी करें। तो जो आज आप कह रहे थे जैन साहब और आप दोनों मिल रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आपको पिक ले लेने दो उसके बाद में बताऊँ। तो ये मतलब आप लोगों ने दोनों कपड़ों की जेरोक्स निकाली है या फिर एक साथ बहुत सारा मतलब वो पूरा का पूरा थान खरीद के लाए और फिर सोचा कि साथ में बनवा लें? जैन साहब क्या किया ऐसा मतलब, और अगर ऐसे एक साथ लाए तो थोड़े और ले आते। नहीं, मैं अभी बात करूंगा विश्वेश जी से, शो के बाद बात करते हैं। लाए तो नहीं है, आज तो इत्तेफाक किया, मगर आगे मिला के कोशिश करेंगे, क्या पता हमारी भी एक अच्छी जुगल जोड़ी हो जाए दाढ़ी के बाद। अब पैनल पे एक जना तो साथ दे ही रहा है मेरा। जैन साहब और विश्वेश जी जहाँ तक मिल रहे हैं वहाँ तक ठीक है, बाकी सब लोग क्या जनरली ये बुरी आदतें जल्दी जल्दी लग जाती है। तो बाकी सारे एक्सपर्ट से निवेदन है वो ऐसा करने की कोशिश न करें। एक ही तरह के कलर के कपड़े, एक ही तरह का लुक, हम ऐसे ऐसे देखेंगे वागले साहब कौन से वाले हैं इसमें, अच्छा सुमित जी कौन से वाले हैं, तो वो हमें इतना जोर न डालना पड़े, इसका ध्यान जरूर आप रखें। चलिए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले। यहाँ पर बात की जाए, सुमित जी आपका फेवरेट एनबीसीसी, अच्छी खबर आई है मालदीव से, इसके लिए 968 करोड़ का एक ऑर्डर मिलने की खबर है। वहाँ पर 2000 सोशल हाउसिंग बनाएंगे। सोशल हाउसिंग क्या होता है? सोशल डिस्टेंस तो सुना था, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल का अच्छा उन्होंने थोड़ा अच्छा नाम दिया, सोशल हाउसिंग। ओके, इसकी एक ऑर्डर मिली है, बाहर से मिली है, विदेश से। जरा चार्ट देखिए सर। अनिल जी चार्ट्स के ऊपर बढ़िया ही दिख रहा है, बहुत जल्दी इसके अंदर बड़ा और एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएटली 50 रुपए के तो शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे और फिर 54 से 55 तक का मूव जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो एनबीसीसी में पोजीशंस होल्ड करें, जल्दी एक बढ़िया और एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है, जिसमें 50 से 55 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और वागले साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वागले साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक है एमसीएक्स। मुझे लगता है ये जैसे ही 1700 के पार निकलेगा, मुझे लगता है ये 1830 तक जाना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1620 का। करंट लेवल पे या हल्की सी करेक्टिव मूव आती है तो बाय करें। 1620 का स्टॉप लॉस और 1830 का टारगेट।
ओके, तो ये है आपके लिए MCX पोजिशनल बेसिस पर वागले साहब की तरफ से 1830 के टारगेट से आते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते के लिए। नजर रखिए, ये काउंटर भी आपको फोकस में आते हुए दिखेगा। आई थिंक फ्राइडे को भी टुवर्ड्स एंड अच्छी मूव आई थी, 2-2.5% ऊपर ये स्टॉक था अगर मुझे सही से याद है तो। आइए कुछ और काउंटर्स जो आज आपको खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे वहां पर डालते हैं नजर। यूनाइटेड ब्रूअरीज, क्या करें इस पर बंसल जी? वैसे तो लिकर स्टॉक्स में एक्शन अच्छा रहा है और कर्नाटका में भी पब्स अगले हफ्ते से खुल पाएंगे, पर सामने 750 करोड़ की CCI ने कार्टेलाइजेशन की पेनल्टी लगाई है कंपनी पर। क्या राय बनती है यूनाइटेड ब्रूअरीज पर? ऑलरेडी थोड़ा करेक्ट हुआ है फ्राइडे को भी। देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट 1500 के ऊपर देखने को मिला है। पहले तो मुझे लगता नहीं है कि इस न्यूज़ के चलते कोई बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, और अगर करेक्शन आ जाए तो खरीद के चलना चाहिए, निवेश की राय होगी। और यहाँ पर एकदम बड़ा एक इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 1575 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, और एक बड़ा सपोर्ट निवेशक के लिए 1500 का है, और 1575 के लेवल्स भी टूटते हुए नहीं दिखेंगे। अगर स्टॉक थोड़ा सा गिरता है, 1575 के अराउंड आता है, तो खरीदारी की राय होगी UBL में। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज। आज अगर खबर के दम पर रिएक्ट करता है नेगेटिवली फ्राइडे की गिरावट के बाद, तो खरीदारी का मौका भी बन सकता है। नजर रखिएगा इस चार्ट पर। PVR, इस पर राय दें विश्वेश जी। बढ़िया एक्शन में रहा है। कर्नाटका में थिएटर्स खुलने की अनुमति है, 22 तारीख से मुंबई महाराष्ट्र में भी खुल जाएंगे, SOPs आना बाकी है फिलहाल। क्या करें PVR के साथ? फ्राइडे को यहां पर भी थोड़ा करेक्शन देखा था। मेरे हिसाब से दीपांशु काफी अच्छा पुल बैक है। अगर PVR की बात करें तो PVR का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1460 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हो तो भी ठीक है, थोड़ा सा 10-15 रुपए नीचे मिले और खरीदारी करते हो तो भी ठीक है। मुझे लगता है 1460 के नीचे स्टॉप रखना चाहिए, और यहाँ पे 1650 के टारगेट होने चाहिए दीपांशु। तो ड्यूरिंग द वीक अगर क्लोजर टू 1460-1480 मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा री एंट्री माना जाए। डेफिनेटली 1650 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ओके, तो PVR पर रखें नजर। सुमित जी, आइनॉक्स लेजर पर भी नजर डालें क्योंकि ये भी खबर के दम पर रिएक्ट करेगा। क्या करना चाहिए आइनॉक्स लेजर के साथ? दीपांशु, स्टॉक के अंदर तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर लोअर लेवल से बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक के अंदर जिस तरह का मोमेंटम बना है नीचे में ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में ऊपर में 370 से 75 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए आइनॉक्स लेजर। यहाँ पर आपने टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक अच्छी अप मूव भी आती हुई देखी थी। बायोकॉन, वागले साहब इस पर अपनी राय दें। इनकी जो मलेशिया के बायोकॉन बायोलॉजिक्स का इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर US FDA की जांच हुई है और 6 ऑब्जर्वेशंस भी जारी किए गए हैं। वैसे भी स्टॉक दबाव में ही रहा है। क्या राय है सर बायोकॉन पर? दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर है। बीच में एक दो बार जब ये 370 के पार निकला था तो मुझे लगा था ये 410-420 तक जाएगा, बट वो हुआ नहीं। 390 में ये अटका और अभी वापस 360 में है। एक ही चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है 340-350 के आसपास, तो बहुत नीचे वाला व्यू है नहीं, बट ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो हर बाउंस पे ये इसमें से निकल जाना चाहिए। कोई भी बाउंस सस्टेन नहीं हो रहा है, और ऑन द डाउन साइड थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हुए 330 का एक लेवल है जहां पर बाइंग करना चाहिए। ऑन द अपसाइड 400, 390, 400 में बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर रहा है।